गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज का इस मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में। द गो होम शो फॉर बैकलैश 2020 पेपर व्यू हो चुका है अब खत्म। क्या क्या हमें शो में देखने को मिलेगा बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक करें और एंड तक देखते रहें। तो ये जो शो है वो बेसिकली गाइस मैं कहना चाहूँगा उतना अच्छा नहीं था जितना कि मैंने एक्सपेक्ट करा था, और ये जो शो था काफ़ी लैक लस्टर खिंचा हुआ था, लेकिन इसमें कई चीज़ें ऐसी भी थी जो काफ़ी अच्छी लगी और उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट होता है, आस्का आ जाती है रिंग के अंदर और ये बेसिकली अपने मैच के लिए वेट कर रही होती हैं अगेंस्ट शार्लेट फ्लेयर, लेकिन शार्लेट की बजाय आ जाती हैं बेली और साशा बैंक्स, और वो यहाँ पे ब्रांड टू ब्रांड इनविटेशनल या फिर वाइल्ड कार्ड 2.0 रूल का इस्तेमाल करके रॉ पर आ चुकी हैं। तो वो यहाँ पे आके बात करते हैं किस तरीके से वो अपने टाइटल्स जीत चुके हैं स्मैकडाउन के ऊपर और जो है अपनी स्टार पावर वो लेके मंडे नाइट रॉ पे आ गए हैं। तो इसके बाद शार्लेट फ्लेयर इंटरप्ट करते हैं और उसके बाद आइकॉनिक्स भी आ जाते हैं वहाँ पे इंटरप्ट करने के लिए, और बेसिकली इसके बाद हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है यहाँ पे, और वो था एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच जहाँ पे आस्का और शार्लेट फ्लेयर को टीम अप करना पड़ता है टू फाइट अगेंस्ट साशा बैंक्स, बेली एंड द टीम ऑफ आइकॉनिक्स। तो ये मैच ऑब्वियसली ठीक ठाक था, कुछ ऐसा खास नहीं था, लेकिन ये पूरी चीज इतनी लंबी चली कि शो का जो फर्स्ट स्टार्टिंग का आर था वो काफी ज्यादा बोरिंग हो गया। तो इस मैच के अंदर हमें देखने को मिलता है गाइस कि आस्का जो है वो बिली के को टैप आउट करा देते हैं विद द आस्का लॉक और इस मैच को जीत जाती हैं, और मैच के बाद जो है शार्लेट एक बिग बूट मार के अटैक कर देती है आस्का को। तो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद गाइस रे मिस्टीरियो की इंटरव्यू हमें देखने को मिलती है जो कि एक अपडेट थी कि क्या उनकी इंजरी की सिचुएशन चल रही है, लेकिन इस इंटरव्यू से पहले आ जाते हैं बाहर सेथ रॉलिंस, और सेथ रॉलिंस बायरन सेक्सटन को हटाते हैं अनाउंसर्स टेबल से और खुद उनकी जगह पे बैठ जाते हैं। तो रे मिस्टीरियो यहाँ पे कहते हैं बेसिकली कि मैं आज अपने डॉक्टर से मिला हूँ और उसने मुझे अपडेट्स दिए और मैं अपनी इंजरी से हील जरूर कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई डेट नहीं है कि कब तक मैं वापस आ सकता हूँ, और हो सकता है कि जो मेरी इंजरी आने वाले समय में और भी ज्यादा सीवियर हो जाए। तो सेथ रॉलिंस वहां पे बैठ के कहते हैं किस तरीके से उन्होंने एक मौका दिया था रे मिस्टीरियो को लेजेंड की तरह रिटायर होने का, लेकिन वो चीज उन्होंने मानी नहीं और वो फिर से वापस आना चाहते हैं। लेकिन सेथ कहते हैं मैं तुम्हें एक और मौका देने वाला हूं, नेक्स्ट वीक मैं तुम्हें और तुम्हारे सन डोमिनिक को इनवाइट करता हूं ऑन मंडे नाइट रॉ। लेकिन रे मिस्टीरियो कहते हैं मुझे पता है तुम इसीलिए चीज कर रहे हो क्योंकि मैं मेडिकली क्लियर नहीं हूं कंपीट होने के लिए, और फिर अगर मैं आऊंगा तो मुझे अटैक करोगे, तो मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। और बेसिकली जो है वो सेथ रॉलिंस को कहते हैं कि तुम्हें सजा मिलने वाली है इन सारे कामों की, और जब भी मैं 619 लगाने के लिए रेडी होऊंगा सेथ, तो तुम्हें सबसे पहले मैं आके 619 लगाने वाला हूं। तो ये रे मिस्टीरियो की बेसिकली गाइस इंटरव्यू हमें सुनने को मिली, और सेथ रॉलिंस जैसा कि मैंने कहा अनाउंसर्स डेस्क पे बैठे होते हैं और अचानक से आउट ऑफ नोवेयर जो है आ जाते हैं एलिस्टर ब्लैक उड़ते हुए और वो अटैक कर देते हैं यहाँ पे सेथ रॉलिंस को, और हम कमर्शियल पे चले जाते हैं। जब वापस आते हैं तो एक टैग टीम मैच हमें देखने को मिलता है हुम्बर्तो कैरियो एंड एलिस्टर ब्लैक अगेंस्ट मर्फी एंड ऑस्टिन थ्योरी, जो कि ऑब्वियसली दो डिसाइपल्स हैं द मंडे नाइट मसाया सेथ रॉलिंस के। तो ये मैच हमें देखने को मिलता है काफी छोटा मैच था गाइस, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एलिस्टर ब्लैक अपनी टीम के लिए इस मैच को जीत जाते हैं, और मैच के बाद रे मिस्टीरियो का म्यूजिक हिट होता है, ऐसा लगता है रे मिस्टीरियो आ गए और सेथ रॉलिंस आ जाते हैं यहाँ पे रे मिस्टीरियो का मास्क पहन के, और ये चीज जो है पूरी एक एज अ डिस्ट्रैक्शन एक्ट करती है फॉर हुम्बर्तो एंड एलिस्टर ब्लैक, जिसका फायदा उठा के हमें मर्फी और जो थ्योरी है उनको अटैक कर देते हैं, और इसके बाद सेथ रॉलिंस भी रिंग के अंदर आते हैं और एक स्टॉम्प लगाते हैं ऑन एलिस्टर ब्लैक, तो उनको एलिस्टर ब्लैक पे भी अपना रिवेंज मिल गया और रे मिस्टीरियो को भी यहाँ पे उन्होंने टॉन्ट कर दिया। अभी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन चल रही है सेथ रॉलिंस और रे मिस्टीरियो के बीच में। ऑब्वियसली बैकलैश में तो दोनों का मैच नहीं होने वाला, लेकिन मुझे लगता है कि सेथ वर्सेस एलिस्टर ब्लैक हो सकता है बैकलैश के अंदर, और आगे जाके शायद समर स्लैम या फिर उससे पहले जो पेपर व्यू होने वाला है वहां पे हमें देखने को मिल सकता है रे मिस्टीरियो वर्सेस सेथ रॉलिंस। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है द पीप शो विद एज, यानी कि उनके बेस्ट फ्रेंड क्रिश्चियन के साथ, और ऑब्वियसली रैंडी ऑर्टन का जो मैच है एज के साथ उसको बोला जा रहा है द ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर। तो उसकी फाइनल बिल्ड के लिए क्रिश्चियन को यहाँ पे आना जरूरी था ताकि वो एज को मोटिवेट कर सके। तो क्रिश्चियन आते हैं और मैं कहना चाहूंगा दिस वॉज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग प्रोमो। इतने सालों से हमने क्रिश्चियन का कोई ऐसा प्रोमो देखा नहीं है, और आज हमें देखने को मिला, तो भाई मजा आ गया है प्रोमो सुन के क्रिश्चियन की तरफ से। तो बेसिकली आके वो पहले एज की बुराई करते हैं थोड़ी सी, उनको लगता है कि एज अब वैसे नहीं रहे जैसे कि वो पहले थे। वो कहते हैं कि तुमने तो अपनी प्राइम में भी ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर नहीं दिया, तो अब क्या हम तुमसे उम्मीद कर सकते हैं। तो एज भी बात करते हैं किस तरीके से जो है वो चेंज हो चुके हैं और पहले जैसे नहीं रहे हैं, और वो अपने आप को अब डाउट करने लग जाते हैं कभी कभी। तो क्रिश्चियन जो है एकदम से गुस्सा करने लगते हैं एज के ऊपर, और एज भी गुस्से में खड़े हो जाते हैं, और क्रिश्चियन कहते हैं यही चीज थी जो मुझे देखनी थी, तुम्हारी गुस्से वाली लुक। और बेसिकली क्रिश्चियन उनकी बेइज्जती इसलिए कर रहे थे ताकि एज को गुस्सा आए और वो मोटिवेट उनको फिर कर सकें और उनको प्रिपेयर कर सकें उनके मैच के लिए अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन। तो ये दोनों लोग बात कर रहे होते हैं और रैंडी आ जाते हैं बड़ी स्क्रीन पे, और वो कहते हैं कि भाई अगर तुम ऐसी बात करते रहना तो मैं तो बीमार पड़ जाऊंगा यहाँ पे, प्लीज तुम चुप हो जाओ, शट द हेल अप। और रैंडी
ऑर्टन कहते हैं कि एज को जो सोचना है वो सोच सकते हैं, तुम्हें जितना मोटिवेट करना है तुम कर सकते हो, लेकिन फैक्ट ये है कि बैकलैश के अंदर मैं इस मैच को जीतने वाला हूँ और जो एज का रिडेम्पशन वाला चैप्टर था वो जो है खत्म हो जाएगा यहीं पे और वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे अपने करियर के अंदर। लेकिन जैसे रैंडी वहां से चले जाते हैं तो एज कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, जो मेरा रिडेम्पशन वाला चैप्टर है वो खत्म नहीं होगा। तो डेफिनेटली मुझे पता है कि ये ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर होने वाला है नहीं, लेकिन अगर मैं सिर्फ प्रोमो के बेसिस पे इस पूरी फ्यूड को जो है वो जज करूं तो मुझे लगता है कि गाइस जो रैंडी ऑर्टन और एज की फ्यूड रही है इट हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट इन लास्ट मेनी ईयर्स। लाइक 5-6 साल के अंदर मैंने कभी ऐसी फ्यूड देखी नहीं है जिसके अंदर हर एक प्रोमो इतना ज़्यादा कमाल का हो जितना कि हमें इस फ्यूड में देखने को मिला है। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच है ऑलरेडी टेप हो चुका है, WWE इसको टेप कर चुके हैं, तो उनके पास काफ़ी मौका है इसको एडिट करके बनाने का, जितना अच्छा वो बना सकते हैं। और उम्मीद करते हैं जो हमें बैकलैश में देखने को मिलेगा वो काफ़ी अच्छा होगा एज कम्पेयर टू रेसलमेनिया। उसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स और वाइकिंग रेडर्स का फाइनल मैच हमें देखने को मिलता है जो कि एक डीकैथलॉन थी। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि 1600 मीटर डैश, आर्चरी, स्वॉर्ड फाइटिंग, बियर पोंग, डांस ऑफ, टर्की ईटिंग एंड इवन पोल वॉल्ट। और ये पूरा इनमें हो जाता है ड्रॉ 5-5 के स्कोर के ऊपर। तो जो अब पूरी टाइट चल रहा है सब कुछ इनके बीच में, जो नॉन रेसलिंग कंपटीशन है, एनीथिंग यू कैन डू वी कैन डू बेटर वाला कंपटीशन। और मुझे लगता है कि शायद अब बैकलैश में फाइनली ये दोनों टीमें लड़ने वाली हैं फॉर द टैग टाइटल्स। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इतने सारे फालतू की चीजें करने के बाद ये अपोनेंट्स कम और दोस्त मुझे ज्यादा लग रहे हैं और खास इंटरेस्ट इस टैग टीम डिवीजन में मेरा कुछ है नहीं। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है एक नंबर 1 कंटेंडर मैच फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जो कि था अंड्राडे, एंजल गार्जा और केविन ओवेंस के बीच में। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि केविन ओवेंस यार बिलोंग नहीं करते हैं इस फ्यूड के अंदर, उनको यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए नहीं कुछ बड़े के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन जो भी है ये मैच काफी इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिलता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि गार्जा और अंड्राडे जो है वो आपस में बहसने लग जाते हैं। वेगा उनको चुप कराने के लिए आती है लेकिन वो नीचे गिर जाती हैं और बेसिकली यहाँ पे उन्हीं पर जो है चीज भारी पड़ जाती है। और इस मैच के एंडिंग में हमें देखने को मिलता है कि केविन ओवेंस एक स्टनर लगाते हैं और एंजल गार्जा, लेकिन जो है अंड्राडे एकदम से आके पिन स्टील कर लेते हैं और गार्जा को ही पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। तो ये काफी कमाल की चीज थी। क्या गार्जा भी है अब जेलिना वेगा के स्टेबल छोड़ने वाले हैं या फिर वो हील टर्न करने वाले हैं और अंड्राडे पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन अंड्राडे हैज नाउ बिकम द नंबर 1 कंटेंडर फॉर अपोलो क्रूज एंड द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप और प्रोबेबली ये मैच हमें बैकलैश में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद गाइस MVP लाउंज की हमें सेगमेंट देखने को मिलती है विद बॉबी लैशली और यहाँ पे वो आके बात करते हैं किस तरीके से बॉबी लैशली हराने वाले हैं मैकिंटायर को, ब्ला ब्ला ब्ला, जैसे कि वो हर बार बोल रहे हैं इतने हफ्तों से। वो इंट्रोड्यूस करते हैं बॉबी लैशली को लेकिन बाहर आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर। मैकिंटायर कहते हैं कि भाई पीछे मैंने देखा बैक स्टेज बॉबी लैशली और लाना बहस रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं चले जाऊं क्योंकि तुम मेरी तारीफें तो कर ही रहे थे। तो MVP कहते हैं कि आज मैं तुम्हारी तारीफें नहीं बल्कि बॉबी लैशली और फुल नेल्सन की बात करने आया हूं। तो यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर कहते हैं भाई तुम्हें इस लॉक के बारे में क्या पता, तुम्हें क्लेमोर के बारे में पता है जो कि मैंने तुम्हें मारी थी कुछ हफ्तों पहले। तो MVP कहते हैं कि ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये मेरे एक बिजनेस का प्लान है और संडे को ये बात पता लग जाएगी जब बॉबी लैशली तुम्हें हराएंगे और बन जाएंगे नए WWE चैंपियन। और उसके बाद लैशली आ जाते हैं बाहर, लेकिन यहाँ पे जो है ड्रू मैकिंटायर MVP को अटैक कर देते हैं विद अ ग्लासगो किस हेडबट और हमें देखने को मिलता है कि लैशली वहाँ पे बेसिकली खड़े रहते हैं। तो इसके बाद वहाँ पे बाहर आ जाते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स और वाइकिंग रेडर्स और हमें इन दोनों के बीच में एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है MVP एंड बॉबी लैशली की टीम अगेंस्ट वाइकिंग रेडर्स। एक और ऐसा मैच जो कि इस शो पे बिलोंग नहीं करता। वाइकिंग रेडर्स का बॉबी लैशली और MVP के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, मतलब बिल्कुल रैंडम मैच है, मेरा इंटरेस्ट इसमें था नहीं। और एंड में हमें देखने को मिलता है कि बॉबी लैशली अपनी फुल नेल्सन लॉक जो है वो लगाते हैं यहाँ पे आईवार के ऊपर और उनको पास आउट करा देते हैं, मैच को जीत जाते हैं। और मैच के बाद वो एरिक के ऊपर भी लॉक लगाते हैं लेकिन यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स छुड़वाने आते हैं बॉबी लैशली को और मैकिंटायर आ जाते हैं एकदम से और एक क्लेमोर किक लगाते हैं बॉबी लैशली के ऊपर। जो पॉइंट टू बी नोटेड था वो यहाँ पे ये था कि बॉबी लैशली पे उतना इफेक्ट नहीं हुआ क्लेमोर का जितना कि बाकी सुपरस्टार्स पे हुआ है और बॉबी लैशली ने काफी अच्छे तरीके से इस चीज को झेल लिया है। तो ये मैच मैं कहना चाहूंगा WWE चैंपियनशिप का बहुत सारे ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि शायद बॉबी लैशली नए WWE चैंपियन बन सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं देखना चाहता। मुझे नहीं लगता कि फिलहाल बॉबी लैशली एक बिलीवेबल चैंपियन की तरह आ सकते हैं और वो चीज़ मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही फिलहाल। और मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर को रिटेन करना चाहिए एट बैकलैश 2020। और उसके बाद फाइनली गाइस मेन इवेंट में मैच देखने को मिलता है शार्लेट फ्लेयर और आस्का के बीच में। मतलब ये चीज़ शो को स्टार्ट कर रही थी वो बहुत ज़्यादा खिंची, एक टैग टीम मैच और फिर से ये वाला मैच हमें देखने को मिला। मेन इवेंट में मैच ठीक ठाक था लेकिन फिर से वही लेजी बुकिंग WWE की तरफ से जो कि मेरे को बोर कर रही थी। मतलब तीसरी बार मैं शार्लेट फ्लेयर और आस्का को देख चुका हूँ इसी शो के ऊपर 3 अलग अलग सेगमेंट्स में, तो वो चीज़ मुझे बोर कर रही थी। यहाँ पे मैच जैसा कि मैंने कहा ठीक था। साशा बैंक्स और बेली जो है वो कमेंट्री पे होती हैं और यहाँ पे आइकॉनिक्स आके उनको अटैक कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं इसी के साथ
कि एक ट्रिपल थ्रेट मैच अनाउंस हो चुका है बैकलैश के लिए फॉर द वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स, जो कि होगा साशा बैंक्स, बेली आइकॉनिक्स एंड अलेक्सा ब्लिस ने की क्रॉस। तो ये हमें देखने को मिलेगा अगर आप लोग इस चीज में इंटरेस्टेड हैं। और नाया जैक्स गाइस, मैं ऐसे वेट कर रहा था कि भाई 30 मिनट जो है वो मेन इवेंट को दे दिए गए हैं, ब्रेक्स आएंगी 2-3 मुझे पता था, और मुझे ये भी पता था कि एंड में नाया जैक्स आने वाले हैं। तो मैं वेट कर रहा हूँ कब आएंगी नाया जैक्स। आ गई नाया जैक्स, उन्होंने डिस्ट्रैक्ट करा यहाँ पे आस्का को, जिसकी वजह से जो है आस्का इस मैच को हार गई। शार्लेट ने एक बिग बूट से हरा दिया, इनफैक्ट अपनी कोई फिनिशर भी नहीं लगाया आस्का को हराने के लिए, जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि नाया जैक्स जो है वो आके एक समोन ड्रॉप लगाती है और आस्का, और ये शो हो जाता है खत्म। और एक चीज़ जो मैं और कहना चाहूँगा, जब बिग बूट के बाद पिन किया शार्लेट ने, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये फिनिश बॉच कर दिया गया है, क्योंकि आस्का ने ऐसा लगा कि किकआउट करा, लेकिन तब जो है रेफरी ने बेल के लिए बोल दिया, तो शायद उसके बाद 1-2 मूव और होने थे और ये फिनिश पूरा बॉच हो गया। लेकिन ये शो गाइस जो था, एंड में आते आते मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा मैं बोर हो रहा हूँ, फालतू की चीज़ें इसके अंदर भरी हुई हैं, और सिर्फ एज वाली सेगमेंट अच्छी थी, रैंडी ऑर्टन वाली चीज़ अच्छी थी, और बेसिकली ये दो चीज़ों ने इस शो को हाईलाइट करा। और बाकी शार्लेट फ्लेयर आस्का वाला मैच ऐसे ही था, एक अच्छा रेसलिंग मैच, लेकिन इस शो में कुछ खास हमें देखने को मिला नहीं। तो अगर आप लोगों को शो पसंद आया तो डेफिनेटली मुझे अपने एक्चुअल पॉजिटिव पॉइंट्स बताएं कमेंट्स के अंदर, और बैकलैश के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं मुझे वो भी बताएं कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।